हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और अपना जो स्कोर है वो चेक कीजिएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही क्वेश्चन ऐड हैं। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 1। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1948 से ये शुरू हुआ। और अगर 2020 की अगर थीम पूछ ली जाए, क्योंकि थीम भी कई बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो 2020 की थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और अगर मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो हुई थी 1993 में। तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 28 अप्रैल को कौन सा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? तो ऑप्शन है हमारे, विराट कोहली, डेविड वार्नर, शिखर धवन या क्रिस गेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर, जो कि सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। इन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जो क्रिस गेल हैं वो सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक लोगों द्वारा मवेशियों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उसमें जो लोग थे वो पशुओं के देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे? विष्णु, इंद्र, पूषण या वरुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूषण। ठीक है, पूषण पशुपति शिव जो थे उनकी ये पशुओं के देवता के रूप में पूजा करते थे। मवेशी का मतलब होता है पशु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजीत, अशोक, वसुमित्र या मखलीपुत्र घोषाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मखलीपुत्र घोषाल। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीमुल्ला, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नारोजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। देखिए दादा भाई नारोजी जो हैं उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जो स्वराज है उसकी मांग की थी। और जो कलकत्ता अधिवेशन है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सबसे पहले, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1906 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें स्वराज की मांग रखी थी दादा भाई नारोजी में। और इसके साथ ही जो धन निकासी का सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत जो दिया था वो भी दादा भाई नारोजी ने दिया था। इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, गोवा, हरियाणा या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप किस तरह से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, देशीयकरण, वंशानुक्रम या सभी? तो ये जो सारे ही ऑप्शन हैं, जन्म से भी, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, तो इन सभी जो कारण है उनसे हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 8, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी।
जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी जो हेरोड डोमर मॉडल है उस पर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेरोड डोमर मॉडल, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, 1951 से शुरुआत हुई थी, 1951 से 56 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए, उद्देश्य भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका उद्देश्य था कृषि का विकास। कृषि का विकास, ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन से हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 56 तक इसका टाइमिंग था और उद्देश्य था कृषि का विकास। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जो द्वितीय जो हमारी परियोजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय परियोजना थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसका टाइमिंग अगर पूछा जाए तो 1956 से 61 तक इसका टाइमिंग था और इसका उद्देश्य जो था वो था तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका अगर टाइमिंग पूछा जाए तो वो था 1974 से 78 तक और इसका उद्देश्य था गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अगर फोर्थ नंबर पूछा जाए तो इसका जो टाइमिंग था वो हो जाएगा 1969 से 74 और इसका जो उद्देश्य था वो भी था गरीबी उन्मूलन का, इसमें नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चारों ऑप्शन के, चारों पंचवर्षीय योजनाओं के आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, शाहिद परवेज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सितार, संतूर, सरोद या शहनाई। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो शाहिद परवेज से संबंधित है, किसके वादक थे। तो देखिए, मैंने जो वाद्य यंत्र से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, ठीक है, और उसके बाद उनके वादक कौन कौन हैं। तो ये सब आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो देखिए, शाहिद परवेज इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सितार। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सरोद है, सरोद का अगर पूछे तो अमजद अली खां। अमजद अली खां जो है वो सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद शहनाई, ये आप सबको पता होगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां इसके वादक थे। उसके बाद संतूर, संतूर के हैं शिव कुमार। शिव कुमार आप ध्यान रखिएगा। तो ये आप चार नाम और ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा आप कि भारत का जो पहला जीआई टैग है वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। देखिए, जीआई टैग होता है भौगोलिक संकेत होता है, ये जिस जगह की जो चीज़ फेमस होती है वहाँ का उसको एक भौगोलिक टैग दिया जाता है। ठीक है, जियोग्राफिकल टैग, तो उसे जीआई बोलते हैं। तो इसका पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो ये इसमें पूछा गया है आपसे कि पहला जो टैग था वो तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, तो इसका जो पंजीकरण है वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, 10, 15, 11 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्षों के लिए ये मान्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केन्या की राजधानी क्या है। तो देखिए, इराक, जिम्बाब्वे, नैरोबी और लेबनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। अगर आपसे इसकी मुद्रा भी पूछ ली जाए, क्योंकि राजधानी और मुद्रा दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीलिंग जो है वो इसकी मुद्रा है, सीलिंग इसकी
मुद्रा है। उसके बाद जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और अगर इसकी मुद्रा पूछ ली जाए तो वो है डॉलर। ठीक है। उसके बाद लेबनान है, लेबनान की अगर आपसे पूछ ली जाए राजधानी तो वो है बेरूत, बेरूत, और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। उसके बाद नेक्स्ट है इराक, और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार, इराकी जो दिनार है वो इसकी मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो देखिए ऑप्शंस हैं चीन श्रीलंका, भारत चीन और भारत जापान या भारत इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। इसमें यहाँ गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के 2 क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हमें नहीं बताना है। तो हमारा वर्ड है लाचार, तो हमें लाचार का जो पर्यायवाची 3 इसमें से पर्यायवाची है लेकिन एक नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले है हया, बाध्य, विवश या असमर्थ। तो देखिए लाचार, विवश और असमर्थ ये तीनों ही एक के वो हैं, लेकिन हया जो है वो इसका मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, चीर, चिर और चीर। तो इन दोनों का हमें इन चारों में से अर्थ बताना है कि जो पहले वाला चिर है और चीर इनका क्या अर्थ होता है। तो देखिए जो चीर होता है उसका अर्थ होता है सदा, ठीक है, और जो चीर होता है उसका अर्थ होता है वस्त्र। तो हम 4th नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के 2 क्वेश्चन है ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर डेथ बॉडी जो होती हैं उनको रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जू, हॉस्पिटल, अवियरी या मोर्चरी। तो ये आपको सबको पता होगा, ये 1 वर्ड है, तो मोर्चरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम एंटोनिम डीएसएसबी में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो वर्ड है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति, सहमति, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। एग्रीमेंट, क्लमजी, प्रोवोक या राइस। राइस का मतलब होता है उठना, ठीक है, और प्रोवोक का मतलब किसी को भड़काना, भड़काना, और क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, अनाड़ी। तो अकॉर्ड का सहमति या एग्रीमेंट, ये हमारा इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 इंग्लिश के हो गए थे, ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन हैं 2। वाइगोत्स की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, सामाजिक या शारीरिक, शारीरिक या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल भाषण वाक कौशल सुधारने में सुस्पष्ट है क्योंकि यह विकसित करता है। इनमें से बताना है कि जो तत्काल भाषण है वो हमारे बोलने का जो कौशल है, बोलने की जो हमारी जो बोलने का हमारा कौशल है उसे सुधारने में मदद करता है, क्यों, ठीक है। उसका 4 ऑप्शन है भाषण के जरिए विचारों को स्पष्ट उद्गर करना, बोलने में गति, विचारों की स्व उत्पत्ति या भाषण में स्पष्टता। तो भाषण से क्या होगा, अगर हम भाषण देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे विचार हैं वो हम प्रकट कर सकेंगे, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा, और बोलने का जो हमारा तरीका है या जो हमारे अंदर डर है वो हमारा झिझक है वो दूर होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 745832।
में विषम संख्या व सम संख्याओं के योग का अंतर बताना है हमें। सबसे पहले तो इनमें से विषम और सम संख्याएं हमें इवन और ओड संख्याएं हमें अलग अलग कर लेनी है। 7, 4 और सॉरी, तो देखिए पहले हम विषम संख्याएं अलग अलग कर लेते हैं। 7, 5 और 3, ठीक है। और उसके बाद 4, 8 और 2। अब देखिए इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 15, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 14। अब क्या पूछा है कि विषम और सम संख्याओं का योग, ठीक है। योग हो गया हमारा, योग का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों में से 15 में से 14 हम माइनस कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो देखिए 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। इनमें से आपको 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथी संख्या पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो देखिए इसको किस तरह करना है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, जब हम जो पहली संख्या है वो देखेंगे तो और उससे अगली संख्या देखेंगे तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है ये किसी भी तरह से घुमा कर दी जा सकती हैं। किसी में गुना करना, भाग करना, जोड़ करना, किसी में कुछ संख्याएं जोड़ना, किसी में एक्स्ट्रा कुछ घटाना, कुछ भी दिया जा सकता है रीजनिंग में। तो इसमें अगर हम देखेंगे 6 36, को 6 को हम 6 बार देखिए 6 × 6 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। अब अगर हम 36 को भी 6 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अगर हम 216 को 6 से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1296। ये आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1296, 1296 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है 10। तो अलंकारिक जो आलेखन होता है वो किन रेखाओं से बनाया जाता है, लयात्मक, कठोर, सीधी या तिरछी। तो जो लयात्मक रेखाएं होती हैं उनसे अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। तो मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग के टोन, द्वितीय रंग के टोन, काला व सफ़ेद या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही रंग की जो टोन होती हैं अलग अलग उसे बोलते हैं मोनोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, प्लेटो, रस्किन, फ्रायड या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, देखिए प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, लास्को, पंचमढ़ी और मढ़हरिया या लखुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मढ़हरिया। ये उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर जो अन्य मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी मढ़हरिया के अलावा भी बहुत से यहाँ पर स्थल मिले हैं, जैसे कि सोरहो घाट जो कि बहुत फेमस है। मढ़हरिया, सोरहो घाट, भलडरिया, कंडाकोट, विदम, हरनीहरन, चुनार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी। हड़प्पा काल जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और स्पेशली डीएसएसबी के लिए तो जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़िएगा। तो हड़प्पा काल में जो ईंटें हैं वो किस मिट्टी से बनाई जाती थी, जलोढ़, बलुई, दोमट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जलोढ़ मिट्टी से जो ईंटें हैं वो बनाई जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन चोर किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, बसोहली, चंबा, गुलेर या मंडी। तो सबसे पहले तो ये जो बसोहली, गुलेर ये है, ये पहाड़ी शैली है, ठीक है।
पहाड़ी जो कला है उनसे संबंधित है। तो माखन चोर बहुत फेमस चित्र है और ये बसोली शैली से संबंधित है। बसोली शैली का ये चित्र है। बसोली शैली की जो नींव है वो भूपत पाल ने रखी थी। भूपत पाल। और पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत ये आती हैं। और अगर धर्म पूछ लिया जाए तो वैष्णव धर्म से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? अमर सिंह, चाणक्य, अश्वघोष या कल्हण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट किसने बनाया था? सतीश गुजराल, राम कुमार, धनराज भगत या के हैबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। इन्हें मूक बधिर चित्रकार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? वान गो, राफेल, जैक्सन पोलॉक या सेजॉन? तो जो वान गो थे उन्होंने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा भी एक पॉइंट इनका एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपना एक कान काटकर जो वैश्यगृह होते हैं वहाँ पर ये उनके दरवाजे पर ये छोड़ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। बॉन्जेटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से मिले थे? कॉन्स्टेंटिनोपल की गुफा, अर्ली रेनेसा काल में, हेलेनिस्टिक युग में या फिर लास्को गुफा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टेंटिनोपल की गुफा में। तो ये जो गुफा है ये रोम में है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय का था। और जो बॉन्जेटाइन कला है उसका जो अगर समय पूछा जाए तो वो था 6वीं से 7वीं सदी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा आप, कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय ही जो बॉन्जेटाइन कला है उसका विकास हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ये राजा थे वहाँ पर, तो इनके टाइम ही फिर ये कला बॉन्जेटाइन कला प्रारंभ हुई थी। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। इसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को। आप अपना स्कोर, आप वीडियो को पॉज करके अपना जो स्कोर है वो चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, या फिर आपकी कोई किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।